Good morning, everyone. Morning, sir. So today we are going to start with the another topic, and that is about the respiration in plants. Okay? And इस respiration in plants की अगर हम बात करें तो जो NCERT में बेसिकली बात की गई है प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन की, और उसका एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस. आज हम इस पर फोकस करने वाले हैं. ठीक है. अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन. ठीक है. सेलुलर रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है, अभी तक आपने देखा था कि फोटोसिंथेसिस में हमने क्या किया था कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया था, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के बाद हमने क्या बनाया था, वी मेड द ग्लूकोज, और उस ग्लूकोज में 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपने ज्वाइन किए थे. उस ज्वाइनिंग के लिए आपने लाइट एनर्जी को यूज किया था, 6 कार्बन कार्बन मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ा था, और वो जो एनर्जी लगी थी उसी एनर्जी को अब यहाँ हमें रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या करना है, उसको रिलीज कराना है. जो आपने देखा था कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो कहाँ हुआ था, दैट वाज अकरिंग इन क्लोरोप्लास्ट. ठीक है. और जो रेस्पिरेशन का बेसिकली जो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा वो कहाँ होगा, दैट विल अकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया. दूसरा चीज कि यहाँ पर जब हमारे रेस्पिरेशन की इन जनरल बात आती है तो कई बार हम जो है उसको क्या करते हैं कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ देखते हैं. ठीक है. और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की जरूरत है. रेस्पिरेशन में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की जरूरत होती है. पहले तो हम इस पार्ट को ले लेते हैं कि अगर प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन की जरूरत है तो प्लांट्स के अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन को अंदर ले जा सकते हैं, मतलब कि प्लांट्स अंदर ले जा सकते हैं. देखो, 2 पार्ट्स ऐसे हैं जो आपको देखने को मिलेंगे. लीव्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पर स्टोमेटा. ठीक है. गैसेस एक्सचेंज के लिए क्या है वहां पर, स्टोमेटा. एंड जो ऑक्सीजन चाहिए या गैसियस एक्सचेंज स्टेम के अंदर हो रहा है उसके लिए क्या पाए जाते हैं वहां पर, लेंटिसल. ओके. तो यहां पर देखते हैं, बट यहाँ पर जो सबसे पहला प्रोसेस हम शुरू करने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस, उसके बारे में पहले ही बता दूं कि इस प्रोसेस में कहीं भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होगा. ठीक है. एंड सेकंड चीज जो हमें याद रखनी है नीट के पर्पज से कि ये प्रोसेस आपका कहाँ होता है, दैट इज अकरिंग इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. जनरली इट इज अकरिंग वेयर, इट इज अकरिंग इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. तो आइए हम इसको शुरू करते हैं ग्लाइकोलिसिस का. और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको कि अगर हम इसके लिटरल मीनिंग की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस मीन्स व्हाट, ग्लाइकोस मीन्स sugar and lysis means what, that is a breakdown, and this is a Greek word. Okay. And हम ये भी जानेंगे कि इसको EMP पाथवे क्यों कहते हैं. आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, उनका नाम क्या क्या है आइए देखते हैं. पहले थे गुस्ताव एम्डेन, दूसरे साइंटिस्ट थे हमारे ऑटो मेयरहॉफ, एंड थर्ड साइंटिस्ट थे जे पार्नास. तो इन तीनों साइंटिस्ट के सरनेम के बिहाफ पर हमने क्या नाम रखा है इसका, दैट इज नोन एज EMP पाथवे. ठीक है. एंड अगर बात करें हम एरोबिक एंड एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स की, तो आप एक चीज बड़ी अच्छी देखेंगे कि जो एनारोबिक हैं उनके पास तो ऑक्सीजन मतलब कि इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उनके यहाँ आपको केवल एक ही चीज देखने को मिलेगी, दैट इज अ ग्लाइकोलिसिस. उनके पास केवल एक ही जरिया है अपना एनर्जी को लेने का, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज दिस EMP पाथवे और द ग्लाइकोलिसिस. ठीक है. तो यही चीज आपको केवल क्या करनी है, वहां पर देखनी है. अब ये एक बड़ा डिफरेंस है ये बिटवीन द एरोब्स एंड एनारोब्स, कि एनारोब्स कैसे अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग देयर एनर्जी बाय द ग्लाइकोलिसिस. तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं इसमें ग्लाइकोलिसिस में होने वाला क्या है. इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ग्लाइकोलिसिस अकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. ओके. एंड यहाँ पर ग्लूकोज का क्या होगा, सेकेंड चीज जो इंपॉर्टेंट है जिसपे सवाल बन सकते हैं, क्योंकि इस एक एरिया से बहुत ज्यादा सवाल नहीं आए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लाइकोलिसिस हमारे लिए. तो यहाँ पर क्या है कि ग्लूकोज अंडरगोस पार्शियल ऑक्सीडेशन, यहाँ फुल ऑक्सीडेशन नहीं होगा ग्लूकोज का. ठीक है. अगर हम प्लांट्स के अंदर बात करें तो प्लांट्स के अंदर जो पहला प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस, या एनिमल्स के अंदर जो पहला प्रोसेस है जो कि साइटोप्लाज्म में होना है, उसमें क्या होना है कि दैट इज अ पार्शियल ऑक्सीडेशन, और उससे हमें अल्टीमेटली क्या मिलना है, वी हैव टू फाइंड दैट इज द पायरुविक एसिड.
ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये देखते हैं कि ये जो प्लांट्स हैं, आपको पहले ही पता है कि प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉफ्स और अल्टीमेट सोर्स, मतलब कि जो पूरी की पूरी एनर्जी का यहाँ पर हम हेटरोट्रॉफ्स के लिए वो क्या है, दोज आर द प्लांट्स, बिकॉज प्लांट्स से क्या बनाते हैं, दे आर क्रिएटिंग द ग्लूकोज। ठीक है, अब ये ग्लूकोज ऐसा हो सकता है कि हम उसको जो है कि स्टार्च की फॉर्म में लेते हो। ठीक है, क्योंकि जनरली स्टार्च कैसा रहता है, दैट इज अ क्या है स्टार्च, दैट इज अ स्टोरेज प्रोडक्ट। ठीक है, उस स्टोरेज प्रोडक्ट को हम खाते हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज या मेनी अदर फॉर्म्स। ठीक है, उसके खाने के बाद क्या होता है कि जब वो डाइजेशन होकर, जब एनिमल की बात करते हैं तो वहां जाता है, डाइजेशन होने के बाद ग्लूकोज ब्लड के जरिए वापस कहाँ पहुंचता है, आपके जो सेल्स के पास, और सेल्स से कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है। बट प्लांट्स के अंदर क्या है कि प्लांट्स तो खुद बना रहे हैं अपना ग्लूकोज। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि ये जो प्लांट्स खुद अपना ग्लूकोज बनाते हैं, तो उसी ग्लूकोज को क्या करेंगे, यूज करेंगे अपनी एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। तो उसी प्रोसेस के पहले पार्ट को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्लांट के अंदर सुक्रोज की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, और जब स्टोरेज फॉर्म में होता है तो ये हमारा अलग अलग कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। अब आप देखिए कि अगर मेरे पास एक सुक्रोज का मॉलिक्यूल है, ठीक है, सुक्रोज को हम कॉमनली शुगर भी कहते हैं, तो अगर सुक्रोज का मॉलिक्यूल है तो सबसे पहले क्या होना है, और एक एक रिएक्शन, शुरू की जो रिएक्शंस हैं, इन्हीं रिएक्शन से ज्यादातर सवाल आए हैं अभी तक। ठीक है, और जो शुरू के हमें मालूम है कि इस ग्लाइकोलिसिस में टोटल कितने स्टेप होते हैं, दैट इज 10 स्टेप्स। ठीक है, तो उन्हीं 10 स्टेप्स में देखते हैं कि हमारा जो किस तरीके से ये कन्वर्ट होता है। ये पहले स्टेप का पार्ट नहीं है, बट यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है कि जो सुक्रोज है, ठीक है, वो हमारा ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, एंड यहाँ पर सुक्रोज को कौन ब्रेक डाउन करेगा, इन्वर्टेज एंजाइम। क्योंकि यहाँ पर एक चीज और देखना कि जनरली नीट किस चीज को फोकस करता है कि कहीं ना कहीं अगर कोई एंजाइम दिया गया है, कोई प्रोसेस हो रहा है, तो उस पर जरूर कहीं ना कहीं उसका फोकस रहता है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, दैट इज द इन्वर्टेज। तो इन्वर्टेज का क्या काम है कि दैट इज कन्वर्टिंग सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो अगर एक मॉलिक्यूल आपका सुक्रोज का था तो उससे क्या बना, आपका जो है 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनेगा, दूसरा कैसा बनेगा, फ्रुक्टोज का। ठीक है, अब सारी कहानी शुरू होती है यहां से ग्लाइकोलिसिस की, ब्रेक डाउन होने के बाद कि ग्लूकोज से या फ्रुक्टोज से हम क्या बनाएंगे, क्या बनाना है, क्या बनाना है हमारा, पायरुविक एसिड। अल्टीमेटली हमें क्या बनाना है, पायरुविक एसिड। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं, चलिए देखते हैं। यहां पर देखिए कि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर फॉस्फोराइलेटेड, इनका क्या होना है, फॉस्फोराइलेशन होना है। अगर हमने ग्लूकोज को फॉस्फोराइलेट किया, फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है आपका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉस्फोराइलेशन, कि एडिशन ऑफ फॉस्फेट। ठीक है, अब ये जो हमारा एडिशन होना है फॉस्फेट, उसके लिए फॉस्फेट आए तो आए कहां से, तो यहां पर क्या होता है कि ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए एक एटीपी यूज होती है। ठीक है, और वो एटीपी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, एडीपी में। इस फॉस्फेट को यूज किया जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने के लिए, और यहाँ पर एक एंजाइम काम आता है, दैट इज व्हाट, हेक्सोकाइनेज। मैंने कहा है आपसे कि जहां कहीं भी एंजाइम का नाम एनसीईआरटी ने दिया है तो पॉसिबिलिटी रहती है कि वो कहीं ना कहीं वो सवाल जरूर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस एंजाइम को आपको खूब अच्छे से याद रखना है कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने के लिए क्या चाहिए, हमारा कौन सा एंजाइम चाहिए, दैट इज द हेक्सोकाइनेज। तो पहला रिएक्शन है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप वेयर ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। पहला स्टेप हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारी जो है बात आती है दूसरा, कि यहां पर जो है जो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म है ग्लूकोज की, उसका क्या बनाना है हमारा, उसका आइसोमराइजेशन होता है। ठीक है, आइसोमराइजेशन का क्या प्रोसेस है एक्चुअली में, कि आइसोमराइजेशन क्या चीज है और आइसोमर्स क्या है, आपको मालूम है कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो कैसा रहता है, दैट इज सेम, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज हो जाता है। अगर हम बात करेंगे ग्लूकोज की और फ्रुक्टोज की, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, दैट इज C6H12O6। ठीक है, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में चेंज आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट दैट इज कन्वर्टेड इनटू द फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द सेकंड स्टेप। ठीक है, और ज्यादातर अभी तक हमने जो सवाल देखे हैं शुरू के 3-4 स्टेप्स में ही नीट ने अपने आप को कंसंट्रेट रखा है अभी तक।
ठीक है। तो दूसरा सवाल क्या आता है कि दूसरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वो कन्वर्ट होता है किसमें, हमारा जो है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ क्या हो रहा है आपका जो है, जब ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है तो इसको हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट किया जाता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ठीक है, क्योंकि हमें एक और फॉस्फेट ऐड करना है तो यहाँ पर क्या होगा, आपका एक और एटीपी लगती है। यहाँ पर क्या होगी, हमारी एक और एटीपी लग रही है, और बिस का मतलब क्या है कि दिस फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट इज हैविंग व्हाट, it is having one phosphate at the carbon number 1 and another phosphate at carbon number 6, and जब दो हमारे फॉस्फेट अगर लगे हुए हों तो उसको हम क्या कहते हैं, वो कंडीशन क्या कहलाती है, बिस। ठीक है, और अगर 3 कार्बन लगे होते तो क्या कहते हैं हम उसको, ट्रेस। ओके, तो बट यहाँ पर तो केवल कितने आपके 2 हैं, तो ये क्या कहलाएगा प्रोडक्ट हमारा, दैट विल बी नोन एज 1,6 बिस फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट कहलाता है। ठीक है, सो यहां तक अभी तक आपने देखा कि क्या हुआ है, कितनी एटीपी लग चुकी है आपकी, 2 एटीपी आपकी यूटिलाइज हो चुकी हैं ग्लूकोज से हमारे फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट तक कन्वर्ट होने के लिए। क्लियर। तो कई बार ये भी सवाल पूछ लिया जा सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि आपका ग्लूकोज से 1,6 बिस फॉस्फेट बनाने में कितना एटीपी लगी। ठीक है, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक हमारी अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि सवाल कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से बहुत सारे आते हैं, तो एक सवाल ये भी हो सकता है हमारा जो है नीट के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पोर्शन देखें तो यहाँ पर जो फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट अभी तक आपने देखा था उसका क्या होगा, दैट विल स्प्लिट इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, अब ये किस में कन्वर्ट हो रहा है हमारा, या तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में एंड 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में। एक एक मॉलिक्यूल किसका बन सकता है हमारा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का, क्योंकि आपको पता है कि फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट कितना था, 6 कार्बन मॉलिक्यूल था। अब इसने किसमें कन्वर्ट कर लिया अपने आप को, 2 ऐसे मॉलिक्यूल्स में जो कैसे आपके 3 कार्बन है, वन इज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड अनदर इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ओके, अब ये क्या है, दे आर इंटर कन्वर्टेबल, ये क्या है आपके इंटर कन्वर्टेबल हैं। ठीक है, अब यहां से हम आगे का प्रोसेस देखते हैं कि कैसे इनको ब्रेक डाउन किया जाएगा फर्दर। चलिए हम उन चीजों को देखते हैं। आइए, यहां पर जो हमारा जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ठीक है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। इसको क्या कन्वर्ट करना है हमें, जो है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। अब बिस फॉस्फोग्लिसरेट में बिस का मतलब हमने क्या बताया था आपको, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेट। बड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि यहां पर अब फॉस्फेट कहां से आया, क्या एटीपी इस्तेमाल होगी इस एरिया में। देखिए कि यहां पर सबसे बड़ी बात है कि यहां पर बिना एटीपी यूज किए, ठीक है, एक फॉस्फेट ऐड करना है। एक्चुअली में ये जो फॉस्फेट है हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है जो यूज होगा। ठीक है, यहां पर एक चीज देखिए कि यहां पर एक चीज और देखने को मिल रही है कि NAD को कन्वर्ट हो रहा है किसमें, NAD H+H। ठीक है, अब यहां पर NAD क्या है, इस चीज का और ध्यान रखना कि यहां पर NAD है इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर। NAD क्या है यहां पर, दैट इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। बड़ी अच्छे से लिख लीजिए इसको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि NAD इज व्हाट, दैट इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब यहां पर देखिए कि 2 हाइड्रोजन आयन यहां पर आके जुड़े हैं। ठीक है, अब इनका रीजन देखते हैं कि ये हाइड्रोजन आयन हमारे कहां से आए, और उसको हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट्स आर रिमूव्ड। ठीक है, और वो जो रिडॉक्स इक्विवेलेंट्स हमारे रिमूव होंगे वो क्या देंगे, आपके 2 हाइड्रोजन एटम्स देने वाले हैं। ठीक है, और वो कहां से आएंगे, PgAl से। ठीक है, तो यहां पर किसका हो रहा है, हमारा जो है रिडॉक्स इक्विवेलेंट से हमें हाइड्रोजन आ रहे हैं, और वो जो हाइड्रोजन है वो किस चीज में इस्तेमाल होंगे, NAD को कन्वर्ट करेंगे NADH प्लस हाइड्रोजन आयन। ठीक है, और यहां पर जो PgAl के लिए BPGA में कन्वर्ट जब हमने किया था बिस फॉस्फेट में, उसका फॉस्फेट कहां से आया, दैट इज कमिंग एज अ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है इस स्टेप पर जो है। ठीक है, लगभग देखना कि जितने सवाल हैं वो आपको इसी स्टेप तक अभी तक
नीट में देखने को मिले हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 4 से 5 स्टेप हैं जहां से आपके सारे के सारे नीट के सवाल बनने वाले हैं। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर जो है कि 1,3-bis-phosphoglyceric एसिड जो है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास अब कितने फॉस्फेट हैं इस समय? हाउ मेनी फॉस्फेट आर हियर? 2 फॉस्फेट्स आर हियर। अब इस एक यहाँ पर जो 2 फॉस्फेट हैं उनमें से एक फॉस्फेट को यूज करके क्या बनाया जा रहा है? एडीपी से इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू द एटीपी। ठीक है, तो पहली एटीपी यहाँ पर बनी, फर्स्ट एटीपी कन्वर्ट हो रही है। बट यहाँ पर कितने थे हमारे मॉलिक्यूल? 2। कितने मॉलिक्यूल से यहाँ पर जो है? 2 मॉलिक्यूल से। तो टोटल कितनी एटीपी बन जाएंगे यहाँ पर? 2। याद रखना है, क्योंकि अब जो नेक्स्ट सवाल कोई पूछा जा सकता है वो आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल कितनी एटीपी बनी और कितनी एनएडीपी बनी। ठीक है, कितनी बनी थी हमारे जो एनएडीएच कितने बने और कितनी एटीपी बनी? तो यहां पर कितनी बनी है आपके? क्योंकि 2 मॉलिक्यूल कितने बने हैं आपके? 2 मॉलिक्यूल किसके? ट्रायोस बिसफॉस्फेट के। तो कितनी एटीपी बनेगी यहाँ पर? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनेंगे। इसी समय मैं एक चीज और बता दूं पिछली स्लाइड से कि यहाँ पर आप देखिए कि ये जो ट्रायोस फॉस्फेट था इसके कितने मॉलिक्यूल थे? 1। और दूसरा क्या था यहाँ पर जो है? इससे पीछे वाली स्लाइड में देखिए कि एक तो ट्रायोस फॉस्फेट था, एक ट्रायोस फॉस्फेट 3 कार्बन कंपाउंड ये था, दूसरा यहाँ पर भी तो था। तो टोटल कितने एनएडीपी बनेंगे? ओ सॉरी, एनएडीएच कितने बनेंगे? 2 एनएडीएच बनेंगे। ठीक है, ये याद रखनी है ये सारी की सारी चीजें। यहाँ पर क्या है कि अब तक 2 एनएडीएच बने हैं और दूसरा यहाँ पर क्या आ गई है? 2 एटीपी। हमारी शुरू में कितने लगे थे एटीपी? 2। एक हमारा कहाँ लगा था? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने में, और दूसरा कहाँ लगा था? फ्रुक्टोज 1,6-bis-phosphate बनाने में। तो टोटल 2 लगे थे। यहाँ टोटल कितने बन गए? 2। तो मतलब कि हमारा अभी तक बैलेंस क्या है? हो गया। मतलब कि जितने लगे वहां पर उतने ही बन चुके हैं अब तक। ठीक है, अब हमें एक चीज और देखनी है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि यहाँ पर देखो कि 3-phosphoglyceric एसिड वो कन्वर्ट होगा किसमें? 2-phosphoglycerate में जो है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए आप यहाँ पर क्या हो रहा है। ये जो 2-phosphoglycerate था इससे वाटर मॉलिक्यूल हमारा बाहर जाएगा और उससे क्या बनेगा? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि जो नेक्स्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं कि अब जो नेक्स्ट एटीपी होगा वो कब बनेगा। ठीक है, तो ये देखिए कि 1 phosphate molecule is removed from phosphoenol pyruvate and formation of pyruvic acid take place। तो हमारे 2 मॉलिक्यूल किसके थे? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के। तो यहाँ पर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से फॉस्फेट निकलेगा और किसकी फॉर्मेशन करेगा? आपका एटीपी की फॉर्मेशन करेगा। और यहाँ पर अल्टीमेटली 10th स्टेप में क्या बन गया आपके? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, तो क्लियर हो गया। और यहाँ पर अभी मुझे बताइए कि कितना नेट गेन हो गया आपके पास? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। जितने भी एनारोबिक और जितने भी एनारोब्स हैं वो किस चीज पर हमारे डिपेंडेंट है ना? वो इसी एनर्जी पर डिपेंडेंट हैं। तो हम अल्टीमेटली देखें हमारे पास क्या फाइनली वी गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, नेट गेन ऑफ 2 एटीपी एंड 2 NADH। ओके, यहाँ पर ये क्या है आपका? NADH, NADPH नहीं है, ये क्या है? NADH प्लस हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, तो इतनी आपके पास क्या बन चुकी है? इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, जरा यहीं पर करेक्ट कर देते हैं हम इसको कि ये आपका NADPH ना होकर ये क्या एक्चुअली में NADH है। मैं इसको जरा करेक्ट कर देता हूं। दिस इज व्हाट? NADH। ठीक है, तो ये आपका क्या है? NADH है। क्लियर? तो यहां से अब तक जितने सवाल आए हैं नीट के अंदर, चलिए हम उन नीट के सवालों को भी देख लेते हैं कि अभी तक प्रीवियस ईयर्स में किस किस तरीके से सवालों को पूछा गया है, कितनी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आइए हम देख लेते हैं। आइए, और पहला ही सवाल आप देखें कि 2023 का नीट का सवाल है और इसमें कुछ असर्जन लिए हैं, कुछ यहाँ पर रीजन लिए गए हैं। ठीक है, चलिए तो असर्जन क्या है? एटीपी इज यूज्ड एट 2 स्टेप्स इन द ग्लाइकोलिसिस।
क्या हमारे 2 स्टेप में एटीपी यूज होती है? वेरी गुड, यहां पर हमारे 2 स्टेप्स में एटीपी यूज होती थी। अगर इस सवाल को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो आपसे पूछूं कि किस किस स्टेप में होती है? पहला तो स्टेप क्या था कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने यानी दूसरी एटीपी कहाँ यूज हुई थी? ग्लूकोज, यानी कि हमारे जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनाने में जो है, तो ये बात असर्जन तो हमारा करेक्ट है। चलिए दूसरा देख लेते हैं इसका रीजन कि फर्स्ट एटीपी इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड सेकंड एटीपी इज यूज्ड इन कन्वर्जन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट, ठीक है। तो सेम सवाल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ असर्जन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो अब 2023 में अगर इस तरीके का हमारा सवाल आया है तो उम्मीद हम क्या कर सकते हैं कि इसी तरीके के कुछ ना कुछ जो मॉडिफिकेशंस मैंने अभी डिस्कशन में करे, ऐसा ही कोई ना कोई सवाल आ सकता है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम जो आया हुआ है। यहाँ पर पूछा है कि कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, द फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज कैटलाइज्ड बाय व्हाट एंजाइम? हमने बताया था कि एंजाइम जरूरी है, दैट इज हेक्सोकाइनेज। क्लियर? तो कहीं ना कहीं जितने भी हमारे जो है, पहला एंजाइम हमने जो बताया था वो था इन्वर्टेज, ठीक है। ये भी तो बताया था हमने, इन्वर्टेज वो क्या कर रहा था आपका? सुक्रोज को कन्वर्ट कर रहा था किसमें? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में। तो अब वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एक नीट में नैरो रेंज में कहीं ना कहीं सवाल रखने की कोशिश करता है, तो वही एक नैरो रेंज हमारी आती जा रही है ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा जो है। सो नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ एनएडी इन द सेलुलर रेस्पिरेशन? हमने बताया था कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया था कि एनएडी क्या काम कर रहा था यहाँ पर जो है? इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है। तो कौन सा कोई ऑप्शन है इसमें ऐसा? सो इट फंक्शन एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को कौन कर रहा है? कैरी कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का कौन है? दिस इज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर, ठीक है। चलिए, एक्सेप्टर से मतलब कि एक्सेप्टर का मतलब इस तरीके नहीं कि वो अपने साथ जोड़ रहा है, बट एज ए कैरियर काम कर रहा है वहां पर, ठीक है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट एज आई मीन एक्सेप्टर, उसको कैरियर कर लीजिए अब, ठीक है। सो वी कैन डू दैट ऑल्सो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वाज व्हाट? दैट वाज पायरुविक एसिड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं आपके किस चीज के? ये जो आपका जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है उसके ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं। थैंक यू।